बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, किसी किसी की भी उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बात सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसे ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। उन्नीस सौ 20 के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीप पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू करते उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता तो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी जब तक छोटे बच्चों की देखभाल करती और बड़े लोगों को छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने के काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोर के अनुभव से किस प्रकार भिन्न हैं? इन अनुभवों के वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है? 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने से वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग के बनाए जाते थे। उनके स्कूल में बगीचे में एक आंगन होता था, वहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता, बल्कि उनके खेलने के मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक
कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्य को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने के बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौना बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलते हैं, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है। आपके पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले समूह में भी कर सकते हैं। अकेले या आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप ये कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां तथा लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा? मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं करती ना, ये तो बस घर के काम है। ओह, तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। श्री सिंह के घर पर। हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। हाँ, ये बोल रहे हैं तो। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करते? एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा। कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले ली है। ओहो,
यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम 6 बजे हिंगनी। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पे हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं इन्हें याद दिलाऊंगी कि चाची और चाची जी रात में खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह समानता कैसे है। असमानता। घरेलू कामों के मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि यह जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने का कोई जरूरी नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। मिलानी अपनी बच्ची के साथ। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वाले का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित। क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही है कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? आप क्या सोचते हैं, अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर में काम में लगे हैं एक दिन किसी हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं कर सकते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए?
भी महसूस करती। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। उनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से कामों जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकान वाली शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन में कुछ आंकड़े जो 1998 से 99 देखिए। क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है? इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है? राज्य है, स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह है। हरियाणा में 23 और तमिलनाडु में 29। स्त्रियों का अवैतनिक घरेलू काम घंटे प्रति सप्ताह 30। स्त्रियों के कुल घंटे का काम। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह। पुरुषों के कुल काम के घंटे। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने है केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गाँवों में शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने के बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश के गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की मां और हरियाणा व तमिलनाडु में महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है। इसे प्रायः महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। आप क्या सोचते हैं, यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं? मैं हर कहीं मौजूद मेरी अनदेखी और नहीं संभव कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसे मेरा नहीं यह भाग औरत को चाहिए अपना अधिकार।